चलिए शुरू करते हैं सेशन को। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे 2 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सारे फैक्ट सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, नोट कीजिएगा, एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। आने वाली एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो एंड तक देखिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। समर सेल चल रही है आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर, तो सारे कोर्सेस अभी आपको अप टू 90% तक ऑफ में मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किन 2 भारतीयों को व्हीटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर व्हीटली अवार्ड की बात की जा रही है। तो ये जो अवार्ड है ना, ग्रास रूट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या फिर किसी स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए। नॉर्मली इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए, किसी जीव की प्रजाति को बचाने के लिए अगर किसी ने काम किया हो तो ऐसे किसी व्यक्ति को व्हीटली अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। 2026 में रिसेंटली व्हीटली अवार्ड अनाउंस किए गए हैं और इस बार ये अवार्ड 2 इंडियन को दिए गए। एक है बरखा सुब्बा और एक है परवीन शेख। तो ये 2 इंडियन महिलाएं हैं जिनको इस बार व्हीटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। इनमें से अगर हम बरखा सुब्बा की बात करें तो इन्होंने हिमालयन सैलमेंडर के संरक्षण के लिए काम किया है। यह छिपकली की एक प्रजाति है जो कि स्पेशली हिमालयन रेंज में देखने को मिलती है। पूर्वी क्षेत्र में दार्जिलिंग में बरखा सुब्बा ने काफी काम किया है इस स्पीशीज को बचाने के लिए, तो इसीलिए इनको व्हीटली अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेकेंड है हमारे पास परवीन शेख। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इंडियन स्कीमर बर्ड के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है। स्पेशली मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में चंबल रिवर का जो रीजन है वहां पर परवीन शेख ने काफी काम किया है इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए। तो ये दोनों महिलाओं को दिया गया व्हीटली अवार्ड 2026। बरखा सुब्बा ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से ही है। हिमालयन सलामेंडर के संरक्षण के लिए दार्जिलिंग रीजन में इन्होंने काम किया है। और परवीन शेख, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन स्कीमर बर्ड के संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है मध्य प्रदेश के जो चंबल नदी क्षेत्र है, मुरैना भिंड और यहाँ के एरिया में, एमपी के उत्तरी क्षेत्र में, वहां पर इन्होंने काम किया है। तो आई होप बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। तो बरखा सुब्बा कहां से आती है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये वेस्ट बंगाल की है। वहीं पर परवीन शेख की बात करते हैं तो चंबल रिवर रीजन, एमपी यूपी राजस्थान में जो चंबल नदी का रीजन है वहां पर इन्होंने काम किया है इंडियन स्कीमर बर्ड के संरक्षण के लिए। ओके, अगर हम यहां पर बरखा सुब्बा की बात करते तो इन्होंने कम्युनिटी लीड कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया है। मतलब काफी कम्युनिटियों को जोड़ा है ताकि वो जो घोंसले हैं इस प्रजाति के उसके संरक्षण के लिए या घोंसलों के संरक्षण के लिए प्रशिक्षित हो सके। तो हिमालयन रेंज में ये इनका मेन काम रहा। व्हीटली अवार्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रास रूट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। बिल्कुल ग्राउंड पर आकर अगर किसी ने किसी प्रजाति के संरक्षण के लिए काम किया है, इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए काम किया है, तो उसे यह अवार्ड दिया जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर यह अवार्ड दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर यह अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड देने वाली संस्था जो है एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है लंदन की, जिसका नाम है व्हीटली फंड फॉर नेचर। तो नेचर कंजर्वेशन के लिए ही ये व्हीटली अवार्ड देती है। तो एक एनजीओ की तरह काम करती है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। यूके के लंदन में इसका हेडक्वार्टर है और इसके द्वारा ये शुरू किया गया था अवार्ड 1994 में। ओके, बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में ये काम करती है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। जैसे कोर्ट काम करता है ना, वैसे ये संस्था काम करती है। काम क्या है संस्था का? कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको निपटाना, उनको सुलझाना, ये काम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। ट्रिब्यूनल क्या होता है? मुद्दों को, विवादों को सुलझाने के लिए काम करती है। जब यहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात होती है तो ये कंपनी से जुड़े हुए मामले, मुद्दे निपटाने के लिए काम करती है क्वाजी जुडिशियल बॉडी के रूप में, अर्ध न्यायिक बॉडी के रूप में। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को। तो जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल इसके अध्यक्ष बनाए गए।
5 साल या 67 ईयर की है, जो भी पहले हो, क्योंकि 67 ईयर तक ही किसी का कार्यकाल इस पद पर हो सकता है। तो या तो 5 साल की अवधि कंप्लीट कर ले या 67 ईयर की इनकी एज हो जाए, जो भी पहले हो ये अपने पद पर रहेंगे। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ओके, अगर यहां पर हम ग्रेवाल की बात करें तो ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हैं। काफी अलग अलग पोस्ट पर इन्होंने काम किया है। न्यायिक सेवा में काफी लंबा इनके पास एक एक्सपीरियंस है। सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में काफी काम किया है, तो काफी जज के रूप में काम करने का अनुभव है, तो इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, काम आपको समझ में आ गया कि ये क्या करती है। कंपनी के झगड़े निपटाना, कंपनी का जो मर्जर है, टेक ओवर है, उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे आते हैं उनको निपटाना, बैंकरप्सी, कंपनी बंद हो जाती है, ऐसे मुद्दों को निपटाने का काम ये ट्रिब्यूनल करता है। इसकी अगर हम स्थापना देखें तो 1 जून 2016 को इसकी स्थापना हुई थी, और जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई यह है कंपनी एक्ट 2013। तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, एक स्टेचुरी बॉडी है यह संस्था। 11 ब्रांचेस देखने को मिलती है, लेकिन जो हेड ब्रांच है वो है इसकी नई दिल्ली में वर्तमान में। तो अध्यक्ष कौन बने? इस संस्था के अध्यक्ष बने अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। आगे चलें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसने रियल टाइम में जो पेमेंट किया जाता है ना पूरे वर्ल्ड में, उसके आधार पर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है भारत के यूपीआई को। ठीक है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो है, जो यूपीआई इंडिया में किया जाता है डिजिटल पेमेंट के लिए, उसको दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम के रूप में इसने मान्यता दी है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में रियल टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना वर्ल्ड में एक टाइम पीरियड में, वो कितना भी फ्रेम हो सकता है, ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट आधे यूपीआई के द्वारा किए जाते हैं इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। शायद मैंने इसको यूनिवर्सल बोल दिया, ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको सही कर लेना। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है, भारत में डिजिटल पेमेंट की एक प्रणाली है। आपको पता है 2025-26 में यूपीआई से लगभग 24,162 करोड़ रुपए के 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए एक साल में। कौन सा टाइम फ्रेम है? 2025-26। और इसमें जो मनी ट्रांसफर हुई है, वैल्यू देखें तो 314 लाख करोड़। सोचिए आप कितना पेमेंट होता है, 314 लाख करोड़। अगर इंडिया की एक साल की अगर हम एनुअल बजट देखें ना हमारा, तो उस बजट से लगभग 6 गुना हो जाता है। इस बार हमारा बजट जो था 2026-27 का 53.5 लाख करोड़ रुपए का था एनुअल बजट, है ना, जो कि निर्मला सीतारमन के द्वारा जारी किया गया था। तो इसकी वैल्यू देखिए यूपीआई पेमेंट की, तो ये 314 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू है। 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे 2025-26 में। 703 बैंक यूपीआई से जुड़े हुए हैं। भारत के टोटल डिजिटल पेमेंट का लगभग 85% हिस्सा जो है वो यूपीआई संभालता है। और एक टाइम फ्रेम में रियल टाइम पेमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 50%, आधा हिस्सा यूपीआई संभालता है ग्लोबल लेवल पर। तो उपलब्धि है। डेली एवरेज अगर हम ट्रांजैक्शन देखें तो 66 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई से इंडिया में। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी बात हम काफी बार कर चुके हैं। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान एक तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनकी स्थापना की गई थी। ग्लोबल जो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता के लिए ग्लोबली ये काम करने वाली संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है वॉशिंगटन डीसी में, आईएमएफ का। ठीक है, यहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करते हैं तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक ही मोबाइल ऐप में जोड़कर ये फंड ट्रांसफर की एक फैसिलिटी देता है यूपीआई भारत में। इसकी शुरुआत की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2016 में, और शुरुआत में केवल 21 बैंक इससे
अटैच थे, और वर्तमान में हम देखें तो 703 से ज्यादा बैंक यूपीआई से अटैच है। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर वर्ष 1 मई को किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर डे की यहां पर बात की जा रही है। कल मनाया गया था 1 मई को। यह क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और ये जो घटना है ना, ये जो डे है जिस घटना की याद से जुड़ा हुआ है, ये है शिकागो प्रोटेस्ट। हुआ ये था कि ऑलमोस्ट 1886 में शिकागो में एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसे हाई मार्केट प्रोटेस्ट कहा जाता है। शिकागो के एक मार्केट में वहां के जो लोकल एम्प्लॉय थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि क्या, एक तो उनसे पेमेंट, जितना उनका एक हैंडसम जो सैलरी होती है, पेमेंट होता है, वो उनको दिया नहीं जा रहा था, और वर्किंग आवर भी काफी ज्यादा हो रहे थे, ओवर टाइम करवा लिया जाता था, पेमेंट दिया नहीं जाता था। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है मार्केट क्षेत्र है शिकागो का, यहां पर एक प्रोटेस्ट होता है वहां के जो एम्प्लॉइज थे उनके द्वारा 1886 में। इसी घटना से शुरू होता है भारत में इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, तो यही जो घटना है लेबर डे के रूप में मनाई जानी शुरू की गई। 8 आवर वर्किंग डे की इनकी डिमांड थी। सबसे पहला जो मेन मुद्दा था कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो ये 1886 से मनाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। भारत में लेबर डे की शुरुआत हुई थी 1 मई 1923 में चेन्नई में। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इन्होंने लेबर डे की इंडिया में शुरुआत की थी। ये वर्ल्ड लेबर डे से ही कनेक्ट है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है। तो ये 1 मई और इंडिया में भी 1 मई, लेकिन इंडिया की शुरुआत का ईयर है 1923। उद्देश्य क्या है? मेनली जो वर्कर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लेबर मूवमेंट को सम्मान देना, जो एम्प्लॉइज है उनके सम्मान के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। पूरे वर्ल्ड में लेबर्स के जो राइट है उनके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके, इस उद्देश्य से लेबर डे हर साल मनाया जाता है। 2026 में, इस साल तो अभी इसकी थीम अनाउंस नहीं हुई है, तो 2025 की थीम की अगर हम बात करें तो ऑनरिंग वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तो ये एक थीम रखी गई है 2025 की है, 2026 की इस बार थीम नहीं आई है, तो इसको याद रखिएगा। ऑनरिंग वर्कर एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, तो ये 2025 की थीम है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं लेबर राइट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में भी लेबर राइट्स के लिए काफी प्रावधान है। श्रमिकों के अधिकारों की बात की गई। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल राइट में आते हैं, 2 आर्टिकल हमको देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 23 और 24, जो कि डायरेक्ट श्रमिकों के अधिकारों की बात करते हैं। आर्टिकल 23 है ना, ये फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है, जिसे कहा जाता है बंधुआ मजदूरी या जबरन जो मजदूरी होती वो नहीं करवाई जा सकती, हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर जो काम है, काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है किसी भी प्रकार का। तो ये 2 आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जाते हैं तो आर्टिकल 42 के तहत राज्य को एडवाइस दी गई है कि श्रमिकों के लिए ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी लीव का प्रावधान करें। जो भी महिलाएं हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव का प्रावधान करें, तो ये राज्य का दायित्व है और उसे करना चाहिए, ये कहा गया है आर्टिकल 42 में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। तो ये हमें मौलिक अधिकार और डीपीएसपी इनमें देखने को मिलता है, और इनडायरेक्टली भी संविधान के अलग अलग भाग में, अलग अलग आर्टिकल में कहीं ना कहीं हमें श्रमिकों के अधिकारों की बात देखने को मिल जाती है। इजी है। तो मैंने आप सभी को बता दिया है समर सेल के बारे में, कंटिन्यू है आप सभी के लिए। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। आप जनरल स्टडीज के फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको जीएस में स्कोर करने में प्रॉब्लम होता है, तो यहां पर वो जीएस के सब्जेक्ट डायरेक्टली फाउंडेशन तैयार करने के लिए पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आप यहां पर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक डायरेक्ट दे दी है, आप वहां पर क्लिक करके इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही, क्योंकि अभी सारे कोर्सेस आपको काफी नॉमिनल प्राइस पर एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। आगे आएंगे हम
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 47 मिलियन प्लस शहर देश की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान करते हैं? तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि इंडिया के 47 ऐसी सिटीज जो कि मिलियन प्लस है, मतलब जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। इंडिया की ऐसी 47 जो सिटीज है ना, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, 47 मिलियन प्लस सिटी। तो ये सिटी भारत की जीडीपी में ऑलमोस्ट 60% का योगदान देती है, ये बताती है नीति आयोग की रिपोर्ट। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1/3 से थोड़ा सा कम ही है, लेकिन 60% भी काफी होता है। तो जीडीपी का लगभग 60% जो योगदान है ना, ये मिलियन प्लस सिटीज देते हैं, जो कि 47 ऐसी सिटीज को यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो 47 मिलियन प्लस सिटीज देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, यह कहना है नीति आयोग की रिपोर्ट में। मूविंग टूवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट, अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज 2026, ये पूरी रिपोर्ट का नाम है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 60% जीडीपी में तो योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, जो लोकल गवर्नेंस है, उसका काफी इशू देखने को मिलता है। तो उस पर काम किया जाना जरूरी है, ऐसा कहना है नीति आयोग का। नीति आयोग का कहना है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था। 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, वो नगरी जो गवर्नेंस है उससे संबंधित है, नगरीय निकाय है ना। 73 अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज और 74 नगरीय निकाय की बात करता है, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करता है। तो इसके तहत क्या है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल को जोड़ा गया था, 12th शेड्यूल को 74 अमेंडमेंट के द्वारा। और 12th शेड्यूल में वैसे तो अर्बन लोकल बॉडीज को 18 सब्जेक्ट पर पावर दिए गए, 18 फंक्शन उनके डिसाइड किए गए, लेकिन नीति आयोग का कहना है कि केवल 4 फंक्शन पर ही उनका नियंत्रण है, बाकी पर उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो जरूरी है कि लोकल जो बॉडीज हैं अर्बन क्षेत्र में, उनको काम करने में दिक्कत ना आए, इसके लिए उनको फैसिलिटी दी जाए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होना चाहिए 5 साल में, जिसका कार्यकाल हो। मेयर इन काउंसिल सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। अर्बन सर्विसेज, वाटर, सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्ट को सिटी गवर्नमेंट के तहत लाया जाना चाहिए। और म्यूनिसिपल फाइनेंस को मजबूत किया जाना चाहिए। जो नगर निगम, नगर पालिकाएं होती है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके पास जो फाइनेंसिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग की जानी चाहिए, ताकि इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम किया जा सके और जीडीपी को और ज्यादा बूस्ट मिले। तो यह नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। सीनियर आईएएस अधिकारी सीवी आनंद ने किस राज्य के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है? यहां पर हम डीजीपी की बात करें ना, तो किसी भी राज्य की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है डीजीपी। ओके, किसी भी राज्य की पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, चीफ बोल सकते हो आप इसको। तो यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें, डीजीपी की बात करें, तो एक सीनियर आईपीएस अधिकारी है सीवी आनंद, ये डीजीपी बने हैं वर्तमान में तेलंगाना राज्य के। तो तेलंगाना राज्य के डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया है 1 मई से सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनके पहले बी शिवधर रेड्डी, ये डीजीपी के पद पर थे, लेकिन 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तो 1 मई से कार्यभार संभाला है सीनियर आईपीएस अधिकारी सीवी आनंद ने। तो सीवी आनंद 1991 बैच के एक आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। करियर की शुरुआत इन्होंने एएसपी के रूप में की थी और वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य के डीजीपी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो ये बेसिक फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। तेलंगाना की बात करें कैजुअली, तो तेलंगाना 2 जून 2014 में गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको राज्य बनाया गया था। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम के पद पर हैं और शिव प्रताप शुक्ला यहां के गवर्नर के पद पर हैं। विधानसभा की सीटें हैं तेलंगाना में 119, लोकसभा की सीटें हैं 17 और राज्यसभा की सीटें हैं तेलंगाना में 7। आगे आ जाएं। कर्नाटक ललित कला अकादमी के मानद पुरस्कार के लिए किस कलाकार को चुना गया है? कर्नाटक ललित कला अकादमी का एक ऑनररी अवार्ड है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। तो यह दिया गया है इस बार एमजी डोड्डामणि को। एमजी डोड्डामणि ये कर्नाटक के ही एक बहुत ही फेमस चित्रकार है, ठीक है ना।
चित्रकला से संबंधित है कर्नाटक के। तो इनकी कला मुख्य रूप से महात्मा गांधी के जो विचार है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उनसे रिलेटेड ये चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं, पूरे देश में काफी फेमस है। तो कर्नाटक ललित कला अकादमी का एक अवार्ड होता है जिसे कहा जाता है ऑनररी प्राइज, ये दिया गया है एमजी डोड्डामणि को। तो चित्रकार कहां के? एमजी डोड्डामणि। तो ये चित्रकार हैं कर्नाटका राज्य के। स्टेट लेवल आर्ट अवार्ड है कर्नाटका ललित कला अकादमी ऑनररी अवार्ड, स्टेट लेवल पर दिया जाता है आर्ट के क्षेत्र में, पेंटिंग या फिर मूर्ति कला, विजुअल आर्ट और किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटका राज्य में। कर्नाटका ललित कला अकादमी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कन्नड़ और कल्चर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंतर्गत कार्य करती है। तो ये कर्नाटका में ही एक राज्य लेवल का पुरस्कार है जो कि दिया गया इस बार एमजी डोड्डामणि को। ऑनररी प्राइज कर्नाटका ललित कला अकादमी का लगभग 50,000 रुपए की प्राइज मनी इसके तहत दी जाती है। एक तो ऑनररी कैटेगरी में सीनियर आर्टिस्ट को दिया जाता है और फिर एनुअल अवार्ड तो काफी अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ऑनररी अवार्ड से ही था और ये सिंगल व्यक्ति को दिया जाता है। तो इस बार किसको दिया गया? एमजी डोड्डामणि। आगे आ जाए। इप्पा पुव्वु पंडुगा एक फेस्टिवल है, इसको हिंदी में कहते हैं महुआ फूल उत्सव, हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये एक वर्ड देख रहे हो ना इप्पा, ये जो एक कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है, नॉर्मली कन्नड़ नहीं, ये तेलुगु वर्ड, एक तेलुगु वर्ड है इप्पा, इसका मतलब होता है महुआ, ठीक है। तो इप्पा पुव्वु पंडुगा अगर इसकी बात करें तो महुआ फूल उत्सव इसे कहा जाता है। तेलुगु वर्ड है, ये मनाया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में, ठीक है। तो तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मनाया जाता है, स्पेशली तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में जो वहां की लोकल कम्युनिटी है, जो ट्राइब से, वो महुआ के फूल खिलने पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं आपस में मिलकर। एक्चुअल में क्या होता है, महुआ के जो महुआ होता है ना, महुआ के पेड़ होते हैं, महुआ का फूल खिलता है। तो नॉर्मली क्या होता है, महुआ का यूज किया जाता है लड्डू बनाने के लिए, जैसे हम बनाते हैं ना ड्राई फ्रूट के लड्डू, तो वैसे महुआ के यूज करते हैं ये लड्डू बनाने के लिए, जो कि आयरन से भरपूर होता है। तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो ट्राइब है तेलंगाना के आदिलाबाद क्षेत्र में, जो ट्राइब है वो क्योंकि इन लड्डुओं को काफी पीढ़ियों से यूज करती आ रही है और आयरन का स्रोत है, तो काफी खाया जाता है इन जनजातियों में। तो इस उत्सव के रूप में जब फ्लावर आते हैं महुआ के, इप्पा जो जिसे कहा जाता है, जब उसके फूल खिलते हैं तो ये सेलिब्रेट करते हैं, आपस में उत्सव का आयोजन करते हैं और जो इनका जो लोक नृत्य होता है उसके साथ इसका आयोजन किया जाता है। तो महुआ के पेड़ों और उनके फूलों के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। स्थानीय आदिवासी जीवन और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है महुआ। काफी क्षेत्रों में महुआ की शराब भी बनाई जाती है, पर तेलंगाना के क्षेत्र में जो आदिलाबाद में जो जनजाति है वो यहाँ पर स्पेशली लड्डू बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। ट्राइबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना, महुआ के औषधि गुण है क्योंकि पोषण से भरपूर है, तो इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, अवेयरनेस लाना, इस उद्देश्य से मनाया जाता है इप्पा पुव्वु पंडुगा फेस्टिवल। आयोजन किया जाता है भारत के तेलंगाना राज्य में, ट्राइबल फेस्टिवल है। ओके, तो क्लियर हो जाता है। इन्फोसिस ने हाल ही में किसे कंपनी का नया वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है? इन्फोसिस है ना, एक आईटी कंपनी है इंडिया की, इसने अपना वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है नितिन परांजपे को वाइस चेयरमैन। अच्छा, इन्फोसिस के चेयरमैन की बात करें तो नंदन नीलकर्णी, ये इन्फोसिस के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है। ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी हैं, नारायण मूर्ति के साथ ये को फाउंडर है और वर्तमान में चेयरमैन इन्फोसिस के नंदन नीलकर्णी। अभी इन्फोसिस के वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है नितिन परांजपे को। नंदन नीलकर्णी चेयरमैन हो गए और नितिन परांजपे हो गए कंपनी के नए वाइस चेयरमैन। कंपनी के लीडरशिप स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, फ्यूचर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को सपोर्ट करने के लिए नया वाइस चेयरमैन नितिन परांजपे को नियुक्त किया गया। तो दोनों क्लियर। चेयरमैन कौन? चेयरमैन हो गए नंदन नीलकर्णी, चेयरमैन और को फाउंडर है, और वाइस चेयरमैन कौन? नितिन परांजपे। इन्फोसिस भारत की आईटी सर्विस कंसल्टिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए जानी जाती है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी।
नारायण मूर्ति, एनआर नारायण मूर्ति इसके फाउंडर है, को फाउंडर हैं इसके नंदन नीलकर्णी, जो कि वर्तमान में चेयरमैन के पद पर है। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इन्फोसिस का बेंगलुरु में, कर्नाटका में। आखिरी क्वेश्चन, कचरे के निपटान के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कचरे के निपटान के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट इसे स्थापित किया जा रहा है भारत के गुजरात राज्य में। गुजरात के कच्छ में कच्छ में बनाया जा रहा है भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट। यहां से क्या किया जाएगा कि कच्छ में लोकल लेवल पर जो लोकल वीड मिलता है, लोकल वीड मतलब एक अनवांटेड पौधे होते हैं जो कि उगते हैं, है ना, उगाया नहीं जाता पर उग रहे हैं इधर उधर, और जो वहां की स्थानीय प्रजाति होती पौधों की, उनको उनके लिए हानिकारक है, उनको खत्म कर देते हैं, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, तो इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो लोकल प्रजाति होती है पौधों की, प्लांट की, पेड़ों की, उनको खत्म कर देते हैं। तो ये हानिकारक जो लोकल वीड है ना, इस कचरे का यूज किया जाएगा और इससे बनाया जाएगा मरीन फ्यूल, ग्रीन मेथनॉल, है ना, जो शिप चलते हैं, है ना, शिप में यूज होने वाला जो क्लीन फ्यूल है, रिन्यूएबल सोर्स इसे कहा जा सकता है। तो इससे ग्रीन मेथनॉल या मरीन फ्यूल का निर्माण किया जाएगा, जो लोकल वीड मिलता है उसको यूज किया जाएगा ग्रीन मेथनॉल प्लांट में, प्रोसेस करके उससे ग्रीन फ्यूल या ग्रीन मेथनॉल का निर्माण किया जाएगा। स्पेशली जो लोकल वीड है ना, वो है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ये पाया जाता है कच्छ में बहुत ही ज्यादा। ये जो एक छोटे छोटे पौधे हैं ना, ये काफी पाए जाते हैं, जबरदस्ती फैल रहे हैं, दूसरे पौधों और जीव जो प्लांट की प्रजाति उनको प्रभावित करते हैं, हानिकारक है। तो अब इनका यूज करेंगे, हानिकारक वीड है ये, तो इनका यूज करेंगे, कच्चे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पाया जाता है प्रोसोफिस फ्लोरा जूली फ्लोरा, ठीक है ना। तो इसका यूज किया जाएगा और ग्रीन मेथनॉल का निर्माण किया जाएगा भारत के पहले ग्रीन मेथनॉल प्लांट में। कहां बनाया जा रहा है? कच्छ में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, कार्बन एमिशन को कम करना, भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उनको बढ़ावा देना, और स्पेशली जो ग्रीन फ्यूल है उसके यूज को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण करना, इस प्लांट को स्थापित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो कच्छ में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो 2 मई के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। देखो, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? सौरभ कोठारी। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दोनों राज्यों की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1960। भारतीय सेना द्वारा बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति की 10वीं बैठक अप्रैल 2026 में कहां आयोजित की गई? तो केन्या के नैरोबी में इसका आयोजन किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पुराने ईपीएफ खातों को ट्रैक करने और यूएएन से जोड़ने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है ई प्राप्ति। चर्चा में रही इनुंग नबी ताखेलाम्बम किस खेल से संबंधित है? तो यह जूडो से संबंधित खिलाड़ी है। अगला, अप्रैल 2026 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस स्वदेशी मिसाइल का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक आयोजित किया? तो यह है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। अप्रैल 2026 में किस नेपाली भाषा की फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस और इंडी मीम फिल्म फेस्टिवल में टोटल मिलाकर 3 अवार्ड जीते? तो यह है शेप ऑफ मोमो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शनी फार्म स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है पीलीभीत में। आदि विद्या फाउंडेशन ने भारत का पहला स्पिरिचुअल साइंस पाठ्यक्रम कहां पर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, ये कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? तो ये कहां है? ओडिशा में। फिर किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो ये मुंबई है। और पंचायती राज की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे नोट करो आराम से। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं? और बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।